हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अब आप देख रहे हैं चुनाव धमाका, ब्रेकिंग न्यूज का तूफान। यहां एक भी चुनावी खबर नहीं छूटेगी। राहुल ने असम में बीजेपी पर अटैक किए, तो वहीं बंगाल में चंडी पाठ के बाद दीदी ने कलमा पढ़ा, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने दीदी का नया नामकरण कर दिया है। ये सारी की सारी खबरें मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल इन तमाम चुनावी स्टंट के पीछे डायलॉगबाजी क्या है, इसके पीछे का मतलब क्या है, और दरअसल जनता क्या वाकई में इस डायलॉगबाजी पर भरोसा करती है? क्या वोट इस तरह के डायलॉगबाजी पर पड़ते हैं? पीछे की खबर, इनसाइड स्टोरी मैं बताऊंगा आपको। तो आज पूर्वी मिदनापुर में ममता बनर्जी की 3 रैलियां थी। ममता बनर्जी ने आज एक रैली में चंडी पाठ भी किया और कलमा भी पढ़ा। दीदी ने आज हिंदू वोट को भी जोड़ा और मुसलमान वोट को भी। ममता के इस नए अवतार को पहले जरा सुनिए। আমি হিন্দু ভাই বোনেদের বলবো, মা আপনাদের আশীর্বাদ করুন। আমি সংখ্যালঘু ভাই বোনেদের কাছে দোয়া চাইবো, বলবো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। আমার খ্রিস্টান ভাই বোনেদের কাছে বলবো, দেয়ার ইজ গড ইজ অলওয়েজ গুড। বুদ্ধ ধর্মদের কাছে বলবো, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। तो हाल के दिनों में आपने चंडी पाठ करती ममता बनर्जी की तस्वीरें देखी, आपका मन बदलने लगा होगा। आपको लगा होगा कि ममता बनर्जी वाकई में हृदय परिवर्तन के साथ सामने आ रही हैं। तो मान लीजिए कि राजनीति के अखाड़े में सब कुछ बदल सकता है, और वो इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी ने जहां एक हाथ में कुरान और कलमा रखा है, तो दूसरे हाथ में चंडी पाठ और कर्मकांड। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये राजनीति है साहब, यहाँ हर तरह का स्टंट चलता है। और आज ईस्ट मिदनापुर में ममता बनर्जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों ने रैली की। शिवराज सिंह चौहान जब ईस्ट मिदनापुर में रैली कर रहे थे, तब थोड़ी ही दूरी पर ममता बनर्जी भी रैली कर रही थी। लेकिन बड़ी बात यह रही कि ममता ने शिवराज पर अटैक न करके अपना टारगेट प्रधानमंत्री मोदी को बनाया। मोदी पर विस्फोटक अटैक करते हुए ममता ने कहा, हम मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहती है। सुनिए दीदी ने और क्या क्या कहा। विदाई दो, विदाई दो बीजेपी के, विदाई दो, विदाई दो, विदाई दो बीजेपी के, विदाई दो। चाइना, चाइना बीजेपी के, चाइना, चाइना, चाइना मोदीर मुख दर्शन करते चाइना, चाइना, चाइना নোটবন্দি চাইনা, চাইনা, চাইনা দাঙ্গা চাইনা, চাইনা, চাইনা লুঠেরা চাইনা, চাইনা, চাইনা দুর্যোধন চাইনা, চাইনা, চাইনা দুঃশাসন চাইনা, চাইনা, চাইনা মির্জাফর চাইনা, চাইনা, চাইনা বহিরাগত গুন্ডা চাইনা। बंगाल के अखाड़े में वार और पलटवार कई बार ऐसा लगता है जैसे कि बस एक ही जैसे हो गए। कल जब पुरुलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने खेला होबे को लेकर ममता बनर्जी की सरकार और खुद दीदी पर जबरदस्त कटाक्ष किए थे। शिक्षा होबे, खेला होबे ना, नौकरी होबे, खेला होबे ना, विकास होबे, खेला होबे ना। अब ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरते हुए एक नई चाहिए का उद्घोष शुरू किया है। फिल्मों और राजनीति में एक समानता है साहब, डायलॉगबाजी खूब पसंद आती है लोगों को। और सोशल मीडिया पर आज फिर से टीएमसी का फुल फॉर्म ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है। यह नाम दिया है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। शिवराज सिंह चौहान ने आज ईस्ट मिदनापुर में रैली की। कल प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी को ट्रांसफर माय कमीशन कहा। आज शिवराज ने कहा, टीएमसी का मतलब है टेरर, मर्डर और करप्शन। टीएमसी का एक मतलब और है, टी मतलब टेरर, आतंक, एम मतलब मर्डर और सी मतलब करप्शन, भ्रष्टाचार। ये टीएमसी हो गई है। मैं टीएमसी के गुंडों को चेतावनी देता हूं, 2 मई ममता गई, दीदी गई, एक एक गुंडों को सबक सिखाया जाएगा, चिंता मत करो। 2 मई ममता गई। ममता के नहीं चाहिए वाले नारों का प्रतिकार शिवराज सिंह चौहान ने इस तरह से दिया, टीएमसी का नया मतलब बताया। वैसे मानना पड़ेगा, एक वक्त था जब बंगाल की दीवारों पर कार्टून और टाकीदार या यूं कहें कि चटकदार नारों की भरमार हुआ करती थी, लेकिन तब
लेफ्ट और कांग्रेस थे या फिर लेफ्ट और टीएमसी थी, और इनके बीच में भिड़ंत तो होती थी। आज बीजेपी और टीएमसी की भिड़ंत है। मंच से नारे लगते हैं, नारों पर जनता तालियां बजाती है और यह तय करती है कि रैली कितनी सफल रही या फेल। और ममता बनर्जी, शिवराज सिंह चौहान आज दोनों ईस्ट मिदनापुर में रैली कर रहे थे। दीदी के निशाने पर मोदी रहे तो वहीं शिवराज के टारगेट पर ममता रही। टीएमसी का फुल फॉर्म बताने के बाद शिवराज ने दीदी यानी DI का मतलब भी अपने शब्दों में ही बताया। ममता पर डायरेक्ट अटैक करते हुए डिक्टेटर से लेकर अयोग्य मुख्यमंत्री तक बता डाला। मुझे तो दीदी का एक दूसरा अर्थ भी समझ में आ रहा है। दीदी का अंग्रेजी में लिखे तो DI। अब DI 4 अक्षर है। इनका मतलब जब मैं देखता हूं तो D मतलब डिक्टेटर तानाशाह। दीदी तुम तानाशाह हो गई हो। आई मतलब इंसेंसिटिव, असंवेदनशील, लोगों की चिंता ही नहीं है। डी मतलब डीड, भय पैदा करना। और आई मतलब इनकम्पिटेंट मतलब अयोग्य। आज मैं कह रहा हूं इस मंच पर मौन आके खड़े होके, ममता दीदी तुम अक्षम और अयोग्य हो। तुमने पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया है, तुम्हें सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। पिछले एक हफ्ते से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यह तय किया था कि ममता बनर्जी पर सीधा हमला नहीं किया जाएगा, न ही ममता बनर्जी के चोट पर कोई टीका टिप्पणी होगी। लेकिन ममता बनर्जी के संबोधन के लिए इस्तेमाल में आने वाला शब्द दीदी, उसका व्याख्यान शिवराज सिंह चौहान ने जिस अंदाज में किया, उसे तो कहना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश के मामा जी आज चुनावी अखाड़े में एक अलग अंदाज में ही दिखाई दे रहे थे। और शिवराज ने ममता बनर्जी को इनकॉम्पिटेंट मुख्यमंत्री कहा तो वहीं जवाब दीदी ने दिया। केंद्र की मोदी सरकार को यह अयोग्य सरकार ठहरा दिया। मन से बोली केंद्र की सरकार अयोग्य है, भ्रष्ट है, दंगा कराती है। नरेंद्र मोदी सरकार মনে রাখবেন একটা ইনকম্পিটেন্ট সরকার, একটা করাপ্টেড সরকার, একটা দাঙ্গাবাজ সরকার, লুট দাঙ্গা মানুষ খুন, বিজেপির 3টে গুণ, এটা মাথায় রাখবেন। তাই ওদের একটা ভোটও নয়। बंगाल के चुनाव से पहले राजनीतिक विश्लेषक एक मत थे कि इस बार बयानबाजी का स्तर कुछ ऐसा गिरेगा कि शायद ये स्तर अभी तक छुआ ना जा सकेगा, और अब तक जो कुछ हुआ वो सब कुछ गौण दिखाई देगा। तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर कुछ इस कदर नीचे जा रहा है कि अब बयानबाजी व्यक्तिगत हो चुकी है, निजी हो चुकी है, और इसमें ऐसा लगता है जैसे कोई धरातल है ही नहीं। और आपको बता दें कि बैटल ऑफ बंगाल में सबसे बड़ा संग्राम नंदीग्राम में छिड़ा हुआ है। ममता और शुभेंदु में सीधी टक्कर है। फाइट ममता से है, इसलिए शुभेंदु के टारगेट पर भी ममता है। शुभेंदु अधिकारी ने आज ममता बनर्जी को धांधली की क्वीन कह दिया और यह भी कहा कि कुछ घुसपैठियों और पाकिस्तानियों के साथ मिलकर एनडीए को रोकने की और दीदी का हश्र क्या होने वाला है। शुभेंदु ने भविष्यवाणी कर दी है। दीदी पर दादा का डायरेक्ट अटैक सुनिए। रिगिंग की क्वीन बोल रही है। डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होने से बंगाल में ममता बनर्जी का हार तैयार है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। अभी भी गलत तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ घुसपैठियों को देकर, पाकिस्तानी को देकर कैंडिडेट को रोक रहा है। पुलिस खड़ा होकर देख रहा है, इधर तो चल रहा है। देखिए रुकना मुश्किल है, जनता साथ है, भारत माता की जय होगा। वो सब झूठा बात बहुत बार साबित हुआ। जितनी बोलेगी मोदी जी का सीट इतना पड़ेगा। आपको लगता है कि यूनाइटेड फ्रंट की बात करी जा रही है, इसमें कोई भी दम है या नहीं, वो बाहर यूनाइटेड इंडिया क्या था तो ब्रिगेड परेड में 2019 में लोकसभा वोट के पहले 42 में 42 बोली थी। क्या कुछ खास असर हुआ? असर नहीं हुआ। 2019 में हाफ हुआ, इस बार हाफ हुआ। पार्टी नहीं तो बोल भी नहीं। 2 महीने पहले तक टीएमसी का गुणगान करने वाले शुभेंदु अधिकारी अब जब ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार, दुराचार, विभाजन और तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं तो लगता है मानो बीते कई सालों से अचानक नींद से जागकर अब शुभेंदु अधिकारी अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। 2 महीने पहले तक इनके लिए दीदी सम्माननीय थी, अति प्रिय थी, बस भतीजा प्रेम की वजह से दिग्भ्रमित हो गई थी, लेकिन फिर भी इनकी प्रिय थी।
लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे कि राजनीति के अखाड़े में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के हर चैलेंज को स्वीकारने के लिए उन्हें ललकारना ही सही समझा है। बंगाल चुनाव में टीएमसी और बीजेपी दोनों जोर आजमाइश कर रहे हैं। ये जोर आजमाइश चुनाव आयोग के दफ्तर तक जा पहुंची है। सबसे पहले टीएमसी का डेलीगेशन पहुंचा, फिर बीजेपी के नेता पहुंचे। कुछ देर पहले बीजेपी का डेलीगेशन चुनाव आयोग के दफ्तर से बाहर आया और चुनाव आयोग में क्या क्या हुआ, हर बात बताई। सुश्री ममता बनर्जी जी के द्वारा चुनाव कैंपेन ना करके मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन किया जा रहा है। चुनाव आयोग के ऊपर उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं जो झूठे हैं और मनगढ़ंत हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के बारे में और विशेष रूप से केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के बारे में वो लगातार झूठा प्रचार कर रही हैं। उनका ये कहना कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पे काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग का अपमान है, भारत की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है। और इसलिए हमने चुनाव आयोग से कहा है कि ममता बनर्जी जी को नोटिस दिया जाए और उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा जाए कि जो वो अनवेरिफाइड सोर्सेज पे जो लगातार झूठ बोल रही हैं उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नाते नोटिस दिया जाए। और कमीशन ने हमारी बात का संज्ञान लिया। चुनाव आयोग पर आक्षेप लगाकर ममता बनर्जी जिस तरह से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रही हैं, उससे तो एक बात प्रतीत होती है कि चुनाव आयोग को यह साबित करना पड़ेगा कि आखिरकार चुनाव आयोग किस तरह से निष्पक्ष चुनाव कराता है, क्योंकि दुनिया भर में चुनाव आयोग की तूती बोलती है निष्पक्ष चुनाव को लेकर, लेकिन ममता बनर्जी एक अलग राग ही आलाप रही हैं। और बीजेपी के पहले टीएमसी का डेलीगेशन भी चुनाव आयोग पहुंचा था। टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की मांग की और अपने 3 पॉइंट्स पर विचार करने के लिए कहा। टीएमसी के वो 3 पॉइंट्स क्या हैं, सांसद महुआ मित्रा ने यह बताया। Points. The first was about the presence of central forces within 100 meters of the booth. A, there's a language barrier. B, the presence of central forces in military fatigues, stomping around the villages gives people, rather than inspiring confidence, it actually inspires fear in many rural voters. The second point was on the VVPATs, and we had wanted 100%. They said that the randomized checking on VVPATs at 5% level for now is the best they can do, and they feel confident because doing it at 100% will mean that at a minimum they will delay results by 48 to 72 hours. And on the third point about the attack on our chief minister on the 10th of March, they said that we brought forward our views, which was that the election commission seems to have made up its mind that it was an accident, and they assured us that this is something that they have never said. It was categorically denied by the election commission, and they said that the investigation is pending. Once the investigation is done, they will come out. As of now, there is no clear decision on their part. पुरानी कहावत है साहब, उल्टा चोर कोतवाल खुडाटे। बीते 8 सालों में तोलाबाजी, मारपीट, हंगामा, हिंसा का शिकार बनाना, चुनाव के समय लोगों को धमकाना टीएमसी की संस्कृति का हिस्सा रही है। लेकिन निष्पक्ष चुनाव कराने वाले चुनाव आयोग पर तरह तरह के आरोप लगाकर उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर टीएमसी क्या करना चाहती है, हम सब बखूबी समझते हैं। और देर से आए लेकिन बड़ी तैयारी के साथ चुनाव प्रचार में आए राहुल गांधी। असम की बात करें, असम के डिब्रूगढ़ जिले के कॉलेज में राहुल गांधी ने छात्रों से ओपन टॉक की। ज्यादातर सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार को लेकर थे। आज राहुल गांधी ने छात्रों को नफरत और बेरोजगारी का कनेक्शन समझाया, बीजेपी पर डायरेक्ट अटैक किया। फ्लड के टाइम आप प्रधानमंत्री को कुछ दे तो नहीं सकते, इसलिए वो आते नहीं है। इलेक्शन के टाइम उनको आप वोट दे सकते हो, इसलिए आते हैं। बात समझो, जब आप उनको कुछ दे सकते हो आ जाते हैं, जब उनको देने का टाइम आता है तो नहीं आते हैं। बीजेपी के आने के बाद नफरत कम हुई है या बढ़ी है? बढ़ गया है, बढ़ गया। नफरत और बेरोजगारी में कोई रिलेशनशिप है, रिश्ता है? नफरत और बेरोजगारी में डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर नफरत बढ़ेगा बेरोजगारी बढ़ेगी, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी नफरत बढ़ेगी, अगर नफरत कम होगी बेरोजगारी कम होगी, बेरोजगारी कम होगी नफरत कम होगी। कांग्रेस नफरत मिटाती है, बीजेपी नफरत फैलाती है।
राजनीति में कथनी और करनी का फर्क एक स्थायी सच है जिससे कोई भी राजनीतिक दल इनकार नहीं कर सकता। भले ही राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को बांटने वाली पार्टी कहते हों, लेकिन क्या वो खुद नहीं जानते कि उनकी पार्टी ने दशकों तक तुष्टीकरण की राजनीति, जातीय राजनीति कर कैसे सत्ता को अपने हाथ में रखा है। पुरानी कहावत है, खुद करे तो आचार, दूसरे करे तो दुराचार। कम से कम इस मौके पर तो ऐसा ही लगता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह के आरोप कांग्रेस पर लगाती है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की सरकारों को ही नहीं, आरएसएस को भी आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने कॉलेज के छात्रों से प्रधानमंत्री के बारे में भी पूछा। छात्रों ने नरेंद्र मोदी को लेकर क्या जवाब दिए, जरा वो सुनिए। आपने अपने चीफ मिनिस्टर को ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में सवाल पूछते हुए जवाब देते हुए देखा है? नहीं सर, वो क्यों नहीं करते? हिम्मत ही नहीं है। हिम्मत क्यों नहीं? बात बोली, मैं आपको बता रहा हूं। स्टूडेंट्स के बीच में आकर किसी भी राजनेता को अगर यहाँ खड़ा होना है तो हिम्मत की जरूरत होती है। क्यों? मैं यहाँ आया हूँ, टीवी कैमरा है, आप कुछ भी पूछ सकते हो, मुझे जवाब देना पड़ेगा। ये डेमोक्रेसी हुई। डेमोक्रेसी का मतलब जो भी सवाल आएगा उसका जवाब दो। शायद अगर मैं जवाब नहीं दे पाऊं तो मैं कहूंगा देखो मैंने इसके बारे में पहले सोचा नहीं है, आपने पूछा, जवाब नहीं दे पाया, सोच के अगली बार आपको जवाब दे। तो कॉन्फिडेंस की भी जरूरत होती है। कभी आपने प्रधानमंत्री को ऐसी क्यों नहीं? देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के भविष्य हो। अगर देश का भविष्य प्रधानमंत्री से दिल खोलकर नहीं बात कर सकता तो कोई ना कोई कमी तो है, कोई ना कोई कमी तो होगी। एक शक्ति नागपुर में जो पैदा हुई वो पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है? कोई प्यार नहीं है, वो हिंदुस्तान का जो धन है वो चाहते हैं। संघ परिवार और आरएसएस पर राहुल गांधी एक अरसे से हमलावर है, लेकिन अपनी कथनी को साबित करने के लिए उन्होंने आज तक न तो कोई पुख्ता साक्ष्य और न ही कोई सबूत जनता के सामने रखे। बीजेपी इस बात से कभी किनारा नहीं करती कि आरएसएस से उसका वैचारिक जुड़ाव है। आरएसएस ने हमेशा यह दावा किया है कि वो सक्रिय राजनीति में कभी शामिल नहीं हुए हैं और न होंगे। तो फिर राहुल गांधी को भी अब अपने आप को रीइन्वेंट करने की आवश्यकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि पुराना रिकॉर्ड है कुछ ज्यादा ही घिस चुका है। और मालदा में बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही क्यों भिड़ गए, तस्वीरें ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, ठीक रात 8 बजे सौरभ शर्मा के साथ देखिए आखिर बंगाल में मुस्लिम वोटर किधर हैं। तो बीजेपी इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में ही सबसे बड़ा दंगल शुरू हो गया है। बाहरी लोगों या स्टार्स को चुनाव का टिकट मिलने को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज हैं। मालदा के जिला बीजेपी ऑफिस में अपने पसंदीदा नेता को बीजेपी से टिकट ना मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की, नारेबाजी की। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस नारे को चरितार्थ करने की कोशिश की, पार्टी विथ अ डिफरेंस। लेकिन ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का ये एक्सपेरिमेंट पूरे तरीके से सफल नहीं हो पा रहा, क्योंकि बागी बड़ी संख्या में सामने है। और आगे आपको दक्षिण भारत लिए चलेंगे। कमल हासन ने आज अपने मैनिफेस्टो से क्या क्या बड़े वादे किए, साउथ से चुनाव की एक धमाकेदार खबर ब्रेक के बाद। और अब बात तमिलनाडु की। यहां आज कमल हासन ने अपनी पार्टी एमएनएम का घोषणा पत्र जारी किया। 50 लाख नौकरियों के साथ घरेलू महिलाओं की आमदनी बढ़ाने का वादा किया। 108 पन्नों का यह घोषणा पत्र, एक के बाद एक कई बड़े वादे किए गए। இது நாங்கள் டிஜிட்டல் பார்ட்டி, அதை முழுமையாக டிஜிட்டல் பார்ட்டியாக மாறிவிட்டவர்கள் என்பதனால் நிறைய காப்பி போட்டு எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கல. பட் இட் இஸ் அவைலபிள். எந்த இதுல சைட்ல நீங்க போனா இதை பார்க்கலாம்ங்கிற விவரங்களை உங்களுக்கு சொல்வார்கள். தயவு செய்து அங்கே சென்று பாருங்கள். இது உங்களுக்கு மட்டுமே விடுக்கப்படும் அழைப்பல்ல. இந்த செய்தியை பார்க்கும் மக்களும் இதை செய்யலாம், அவர்கள் பார்க்கலாம்.
இதில் அனைவருமே பங்காளிகளாகத்தான் நாங்கள் பார்க்கிறோம், பங்குதாரர்களாக பார்க்கிறோம். அவர்கள் அதை அவ்வாறாகவே நினைத்துக் கொண்டு புதிய யோசனைகள் ஏதும் இருந்தால் கூட சொல்லலாம். நாம் சொன்னது போல் இது வாழும் உயிருள்ள ஒரு ஆவணம். அதை அவ்வாறாக பாதுகாக்க வேண்டியது நம் அனைவரும் கடமையும் கூட. फिल्म अभिनेता रजनीकांत ने तो चुनावी अखाड़े से अपने आप को पीछे कर लिया, लेकिन कमल हसन ने कम से कम ये साबित करने की जरूर कोशिश की है कि एडीएमके को कितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और अगर तमिलनाडु के राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कमल हसन इस बार एडीएमके की नींद हराम करने में कोई कसम पीछे नहीं छोड़ने वाले। राहुल गांधी असम में थे, वहां से प्रधानमंत्री पर अटैक किया, यहां दिल्ली से गिरिराज सिंह राहुल पर बरस पड़े। गिरिराज ने राहुल गांधी पर बड़ा ही तीखा तंज कसा। राहुल जी क्या बोलते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे तो डर लग रहा था कहीं असम में कह न दें कि भारत की सीमा यहाँ है ही नहीं, खुला दरवाजा है। वो कहीं बांग्लादेश और भारत की सीमा को खोल न देते। राहुल जी आपकी दुकान बंद हो चुकी है, आप अपना रास्ता जो बदलते रहते हैं बदलना छोड़ दीजिए। राहुल गांधी की बुद्धिमत्ता पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कटाक्ष करने से बाज नहीं आते। हालांकि उनकी राजनीतिक समझ पर चाहे जितनी भी बातें कही जाएं, उन्हें इतनी आसानी से खारिज तो नहीं ही किया जा सकता है। और बंगाली फिल्मों की सुपरस्टार से बीजेपी प्रत्याशी बनी पायल सरकार, उनकी बात आपको सुनाएंगे बस थोड़ी देर बाद। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसा लगता है इस बार जैसे कि सितारों की चमक एक अलग चकाचौंध पैदा कर रही है। और आइए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पायल सरकार जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। पायल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हालांकि पायल जी गाड़ी में हैं, सफर कर रही हैं, लेकिन फिर भी आपने वक्त निकाला, हम इसके लिए आभारी हैं। पहला सवाल ये पायल जी कि राजनीति में कदम रखने की आपने आखिरकार क्यों सोची? अभिनय के मैदान में तो आप बाजी मार रही थी, राजनीति इतनी आसान नहीं है। एक्चुअली मुझे बहुत पहले से ही राजनीति में इंटरेस्ट था, बिकॉज मुझे लगता था कि मतलब यू शुड ऑलवेज नो अबाउट द करंट अफेयर्स एंड क्या हो रहा है आपके देश में, आपके स्टेट में। ये एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आपका नॉलेज में रहना ज़रूरी है। तो उसी हिसाब से मुझे इंटरेस्ट तो पहले से ही था, लेकिन मैंने कभी एक्टिवली ज्वाइन करने का इससे पहले नहीं सोचा था। लेकिन जब से बीजेपी सरकार सेंट्रल में पावर में आई है, तब से मैं बहुत क्लोजली फॉलो कर रही हूँ ऑब्वियसली पार्टी के सारे एक्टिविटीज़ को, स्पेशली हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सारे एक्टिविटीज़, जिस तरह के डिसीजंस उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं देश के लिए, बाकी सारे स्टेट का उसका बेनिफिट मिला है और मिल रहा है। तो उन्हीं सारी चीज़ों से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। जैसे वो जिस तरह से वो स्पीच देते हैं, लोगों को एड्रेस करते हैं, तो वो बहुत मेस्मराइजिंग है। तो यही सब मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है एक्चुअली। तो पायल जी, आप प्रधानमंत्री से मेस्मराइज्ड या इंस्पायर्ड बहुत ज़्यादा हैं, या दरअसल लोगों के बीच में जाकर काम करने की इच्छा ज़्यादा प्रबल है? देखिए, ऑब्वियसली लोगों के बीच जाकर काम करने के लिए आपको कहीं ना कहीं से वो इंस्पिरेशन मिलना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक टारगेट होना चाहिए, एक एम होना चाहिए लाइफ में, एक एस्पिरेशन होना चाहिए कि मैं इस तरह काम करना चाहती हूँ। मतलब ऑब्वियसली लोगों का हेल्प करना, लोगों की मदद करना सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ एक आइडियोलॉजी भी होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो यही दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन है, आप बोल सकते हैं कि एक आइडियोलॉजी जो है, जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं मैं उसके साथ अलाइंड हूँ, और ऑब्वियसली मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं पॉलिटिक्स में हूँ आज। पायल जी, आपने भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा का जिक्र किया, तो टीएमसी और उसके साथ साथ बंगाल का एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग लगातार ये मानता रहा है और प्रचारित करता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को दबाने की कोशिश करती है, विचारधारा ऐसी है जो कि आज़ादी पर प्रहार करती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे एक चीज़ लगता है कि अभी जो भी ये सब बोल रहे हैं, तो ये उनका अपना ओपिनियन है, अपना डिसीजन है। ये मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहती। मैं ये सिर्फ बोलना चाहती हूँ कि जिस तरह के काम पिछले 6 साल से हमारे देश में हुआ है, हम थोड़ा उन पे क्यों नहीं नज़र डालते। सिर्फ मतलब बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, फिर वो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कुछ बेसलेस, मीनिंगलेस कुछ ऐसे बोल देना, किसी को क्रिटिसाइज करना, ये सब बहुत आसान होता है। लेकिन आप जब ऐसे इंडिया जैसे ह्यूजली पॉपुलेटेड देश में
इतना मतलब डेवलपमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका जो इंटेंशन है वो जिस तरह से वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं चीज़ों को, आज देखिए हमारे देश में ये जो कोविड का वैक्सीन निकला है यहाँ पे, ये वैक्सीन बाहर के देशों में अभी जा रही है। तो बहुत साल बाद ऐसा कुछ हो रहा है कि इंडिया मतलब आगे है एक कुछ ऐसी चीज़ डिस्कवर करने में जिस चीज़ की आज पूरे वर्ल्ड की ज़रूरत है। पूरे वर्ल्ड आज चाहता है कि लाइक वैक्सीन आए कि लोग अच्छे रहे, हेल्दी रहे। तो अगर इंडिया से लोगों का ये बेनिफिट मिल रहा है तो ये इंडिया के लिए एक बहुत प्राइड की बात है। तो हम लोग ये क्यों नहीं देख रहे हैं, अच्छी चीज़ों पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं? ये बताइए कि ममता बनर्जी आपके राज्य के मुख्यमंत्री हैं, 10 साल से लगातार हैं, लोगों को बहुत प्रेरणा भी देती हैं, महिला भी हैं, उन्होंने आपको प्रेरित क्यों नहीं किया? देखिए ऐसा नहीं, मतलब एक कोई इंस्पायर करता है तो मतलब उसके साथ मेरा कहीं ना कहीं एक अलाइनमेंट उसकी तरफ है। तो मैं दीदी को बहुत एडमायर करती हूँ, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि पिछले 10 साल में जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस लेके ये लोग आए थे, कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने में कुछ ना कुछ खामियां रह गई है। इसीलिए आज बंगाल के लोगों में ही बहुत सारे डिससैटिस्फैक्शंस है, लोग खुश नहीं है, लोग कुछ एक चेंज लोग चाहते हैं। मगर आप अगर नॉर्मल जनरल लोगों से यहाँ पे आप बात करेंगे तो हर कोई चाहता है कि यहाँ पे एक चेंज आए, यहाँ पे एक डेवलपमेंट आए, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आए, इंडस्ट्री आए। तो ये सब चीज़ें आज बंगाल को ज़रूरत है। बंगाल की ज़रूरतें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बहुत ड्रामा करती हैं, ड्रामेबाज हैं, पैर में चोट का ड्रामा कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी नाटक कर रही हैं, अभिनय कर रही हैं? देखिए वो नाटक कर रही है कि नहीं कर रही है ये तो मतलब मैं नहीं कमेंट कर सकती क्योंकि मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो इशू है ये अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो इसलिए सब कमेंट नहीं करना चाहती है। अगर चोट उनको लगी है तो ऑब्वियसली आई विश स्पीडी रिकवरी, लेकिन मुझे लगता है उनके पैर में चोट लगी है और इलेक्शन का मुद्दा दोनों बहुत अलग है, दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। पायल जी, आपने बड़ी समझदारी से कहा कि अगर उनके पैर में चोट लगी है तो सवाल तो आप खड़े कर ही रही हैं, लेकिन आपने अपना वक्त हमें दिया, धन्यवाद इसके लिए। लेकिन चुनाव धमाका में बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक की जो सियासी खबरें हैं, जिसका कुछ आईना हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, उसमें से कई और खबरें बाकी हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।